सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल हम लोग जहां तक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कंप्लीट किए थे, आज हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्यों ना आज अपने सोच को भी एक नई डायमेंशन दी जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग जब कभी भी किसी रास्ते को खोज रहे होते हैं और जीपीएस का यूज करते हैं तो हमें वो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मालूम चल पाता है? या फिर आपने कभी यह सोचा है कि हम हवाई जहाज पे जब चढ़ते हैं तो वो हवाई जहाज हमें एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचाती है? क्या है इन सारी चीजों के पीछे का रहस्य? और साथ ही साथ क्या है ऐसा कंडीशन कि मूविंग चार्जेस जब फ्लो कर रही होती हैं और वो मूव कर रही होती हैं तो उनके साथ जो जुड़े इलेक्ट्रिसिटी और उसके द्वारा प्रोड्यूस हुए मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ऐसा समीकरण जो एक बहुत अद्भुत साइंस को क्रिएट करता है, हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग इस पर्टिकुलर साइंस को और अच्छे से जानें और कल के सेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैं नितेश रंजन, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। यहां हम लोग लास्ट क्लास में जो कुछ भी पार्ट पढ़े थे हम लोग उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं एंड फिर हम लोग आगे बढ़ें। मैं थोड़ा रिकैप करूंगा एंड देन वी विल मूव अहेड। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को देखे थे कि B का जो फॉर्मूला आया था दैट वाज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यस, ये मुझे पता है कि आप सारे लोगों के दिमाग में होगा। काफी अच्छे स्टूडेंट्स है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स है, निश्चित रूप से ऐसे फॉर्मूले आप लोग मिस नहीं करते होंगे। मैं यहां पर अब इसी चीज को थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझा दूं जो कल हम लोग देखे थे उस पार्ट को। एंड यहां पर हम लोगों के सामने एक ये एक्सिस था कुछ यहां तक, एंड इस एक्सिस पर हम लोग ये चीज भी देखे थे कि यहां से अगर हम लोग कोई पोजीशन वेक्टर फॉल करा दें और यहां से कोई एक पोजीशन वेक्टर हम लोग फॉल करा दें तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यस, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों को मालूम चल गया। यहां पर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2 है। इसमें r क्या था स्टूडेंट्स? सो आप लोगों को बहुत भली भांति ये याद होगा कि ये जो r था इट वाज नथिंग बट दिस रेडियस। ये हम लोगों को जो r है वो ये वाला डिस्टेंस था। यस, क्या आप लोगों को याद है? ये बिल्कुल याद होगा। नेक्स्ट मैं अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि x कौन सा डिस्टेंस है बालक? ये है x एंड दिस वन इज r। इस r का इस फॉर्मूला में कोई यूज नहीं है तो आप उस पार्ट को भूल जाओ। एंड यहां पे हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैं तुम लोगों को बोला था एट सेंटर क्या था कंडीशन? तो याद होगा आप लोगों को कि एट सेंटर x विल बी कंसीडर्ड एज 0 और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया था म्यू नॉट I अपॉन 2r। आई होप कि आप सारे लोगों को अच्छे से याद होगा ये। यस, अब मैं आप लोगों से बोला कि बालक ऐसा है कि ये कंडीशन, ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ रहा है ये कब का है और किस तरफ इसका डायरेक्शन होगा? यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में भी बात कर रहे थे कल। तो डायरेक्शन किस तरफ होगा भाई? ये हमारे सामने कंडीशन है और मैं बोला कि यहां करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। क्यों आउटवर्ड? मैं आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट कल बताया था डायरेक्शन पता करने का। मैं एक बहुत प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा आप सारे लोगों को। वो ये था कि आप लोग करंट के डायरेक्शन को दिमाग में रखो, उधर आप लोगों को थंब ओपन करना है और पोजीशन वेक्टर की तरफ आपको अपना पाम ओपन करना है, राइट? तो ये हम लोगों का थंब नीचे की ओर, पाम हम लोग ओपन किए, कहां की ओर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। सो दिस वन
sorry, so this one is the magnetic field which will be considered as outward. एक और बात काफी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन से जुड़ा, वो डायरेक्शन से जुड़ा एक और बात जो मैं आप लोगों के सामने प्लेस कर रहा हूं वो ये है कि देखो, करंट से तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट का डायरेक्शन आप लोग पता कर सकते हो। मतलब आप लोगों का जो रिवर्स कंडीशन है वो भी इक्वली ट्रू है। मतलब क्या? मतलब यह है, इसको आप लोग ऐसे समझो, अगर हम लोग, सॉरी, इसको आप लोग ऐसे समझो कि अगर हम लोगों के सामने कुछ इस तरीके का कंडीशन है और यहां हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सिस दे रखा है, राइट, वेरी गुड। और ये जो एक्सिस है ये हमारा क्या है? आउटवर्ड, ये हमारा आउटसाइड द प्लेन है, ये हमारा आउटसाइड द प्लेन है। आउटसाइड द प्लेन क्यों सर? अगर आप इसे एक पेपर मान लो तो इससे बाहर की ओर निकल रहा है, आउटसाइड द प्लेन है। तो ये अगर हमारा आउटसाइड द प्लेन है तो आप अगर अपने थंब को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दो, आउटसाइड द प्लेन है क्या स्टूडेंट्स? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? यस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में अगर आप अपने थंब को रखते हो तो ये आप लोग जैसे ही इसको प्लेस करते हो तो ये अगर आपने कर्व मूव किया तो जो आपकी उंगलियां मूव कर रही है ये शो करेंगी क्या? करंट। वेरी गुड। कल हम लोग बात किए थे कि करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। सिमिलरली दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इक्वली ट्रू। तो मैं बोलूंगा क्या कि यहां पर करंट कुछ इस तरीके से मूव कर रही होगी, सो दिस विल बी गिवन एज आई एंड दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आप लोगों को ये डायरेक्शन का जो मैकेनिज्म है ये भी आपको समझ में आया होगा। ये सेकेंड वे है। सेकेंड वे क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थंब प्लेस कर दो और कर्ल जो होगा वो आपको करंट दे देगा। दिस इज इक्वली ट्रू। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। चलो मैं अब इस चीज को, ये पॉइंट को मैं फिर से लेकर आऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका मदद होने जा रहा है। और इसी चीज को एक और समअप हम लोग किए थे, वो समअप ये था कि अगर मान लो कुछ इस तरीके का आर्क हो और इस आर्क में यहां कुछ एंगल बन रहा हो, लाइक दिस। तो मैं तुम लोगों को ये बोला था कि ये एंगल अगर थीटा होगा एंड दिस इज द करंट आई, तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी रिटन एज म्यू नॉट आई। एंड यस, एन हमेशा दिमाग में रखना, दिस एन विल ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। यू हैव टू कीप इट इन माइंड बिकॉज बहुत सारी जगहों पे आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल होकर न्यूमेरिकल बन गया। तो चलो हम लोग वो सारी चीजों को भी देखेंगे। यहां देखो म्यू नॉट एन आई बाई 2r एंड यहां आप लोग लिखोगे थीटा बाई 360 डिग्री। अब आप पूछे कि सर थीटा बाई 360 डिग्री क्यों? तो थीटा बाई 360 डिग्री इसलिए बिकॉज दिस आर्क हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम होल कंप्लीट सर्कल, so what it means that whatever the part of the angle it is making at the center is either of the part of that 360 degree, right? तो हम लोग ये 360 डिग्री से जो पार्ट बना वो कैसे हम लोग लिख रहे हैं? थीटा बाई 360 डिग्री। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, क्लियर है? वेरी गुड। तो हम लोग इस चीजों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे। ये सारी बातें कल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे और इससे जुड़े अगर कुछ सवालों के बारे में आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं इससे जुड़े भी सवाल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकता हूं। वो ऐसा है कि यहां देखो, आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, वेरी गुड। और इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूं यहां देखो, अगर मान लेते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है, ऐसा कंडीशन कुछ आ जाए एंड मैं बोलूं कि कुछ इस प्रकार का
कोएक्सियल कंडीशन बन रहा है। एंड मैं बोल रहा हूं क्या कि ये जो कंडीशन है इसमें करंट कुछ इस तरफ से आता है और इस तरफ चला जाता है। इस चीज को विजुअलाइज कराने के लिए मैं आप लोगों का दिमाग कुछ एक जगह पर लेके जाना चाहूंगा। वो जगह कौन सा है वो देखो। वो ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये अगर हमारा करंट कैरिंग वायर है और इस वायर के लाइन में अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो डेफिनेटली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यहां पर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अब आप पूछोगे सर क्यों जीरो होगा? यस, तो आप लोगों को याद होगा dB will be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square and theta will be what? यहां पर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 0 डिग्री एंड साइन 0 इज 0। सो डेफिनेटली ये कंडीशन आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू देगा इट विल बी डेफिनेटली 0। अगर मान लो कि हम लोग इक्वली इस चीज को 180 डिग्री के केस में देखें, मतलब अगर हम लोग यहां पर पता कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल अगेन कम आउट टू बी 0 बिकॉज यहां पर जो हम लोग पता कर रहे हैं वो 180 डिग्री पे पता कर रहे हैं एंड साइन 180 डिग्री इज अगेन 0। इज दिस क्लियर? क्लियर है फ्रेंड्स? वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोला कि यहां पर I अगर इन करता है और इधर से I अगर चला जाता है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसका जो कंडीशन है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? इज दिस क्लियर? क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो पार्ट है दिस पर्टिकुलर पार्ट इज, अगर ये पार्ट तुम्हारा L है तो दिस पर्टिकुलर साइड इट कंसिस्ट ऑफ 12 पार्ट। मतलब वो दिया रहेगा ऐसा कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर कॉइल का एक साइड आपको L है तो सेकंड साइड इट इज ट्वाइस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंथ। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बेसिकली इसका आंसर होने वाला है नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0। लेकिन कैसे होगा हम लोग इस चीज के बारे में अभी देख रहे हैं। तो आप लोग इस चीज पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि इधर से करंट कितना इस वाले सेगमेंट में जाएगा, इधर से जाएगा। तो आपको यह पता होगा लास्ट चैप्टर में आप लोग देख चुके होंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया से हमें कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। क्लियर? वेरी गुड। अब यहां पर समझो इस चीज को कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर ये L है तो इस साइड हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ट्वाइस है, तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस होगा। तो अगर इस साइड का जो रेजिस्टेंस है वो x है तो इस साइड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x हो जाएगा। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब मैं तुमसे पूछता हूं कि आप लोग पैरेलल का कंडीशन देखे थे क्या? पैरेलल में आप लोग करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? याद होगा आप लोगों को इस तरीके का कंडीशन कुछ हो, यहां से हम लोगों के सामने ये एक कंडीशन दे रखा हो, ये यहां से अगर करंट इन हो रहा है तो इस तरफ जाएगा I1, ये अगर R1 है, और इस तरफ से जाएगा I2, ये अगर R2 है। किधर से करंट ज्यादा जाएगा? अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि R1 विल बी ग्रेटर देन R2, तो इधर करंट छोटा हो जाएगा। यस, और इधर जो करंट है वो डेफिनेटली ज्यादा बड़ा हो जाएगा बिकॉज ये रेजिस्टेंस छोटा है। यस और नो? वेरी गुड। तो मैं तुमसे बोला कि अगर ये रेजिस्टेंस छोटू सा है और ये रेजिस्टेंस अगर बड़ा है तो आप लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि I1 विल बी डेफिनेटली I इंटू R2, सामने वाला रेजिस्टेंस ले लो, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एंड सिमिलरली I2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। इज दिस क्लियर? सिमिलरली आप यहां पर भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि करंट कुछ इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा ये बताओ आप। सामने वाला का रेजिस्टेंस ले लो, सामने वाले का रेजिस्टेंस हम लोग क्या माने? 2x माने हैं। तो मुझे ये समझाओ जरा कि I1 क्या होगा? इस तरफ से मान लो अगर ये करंट जो जा रहा है वो I1 है, तो I1 विल बी व्हाट? तो ये टोटल करंट जो जा रहा है वो
एंड इनटू सामने वाला का रेजिस्टेंस 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस x दैट विल बी 3x एंड I2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I2 हो जाएगा I इंटू x डिवाइडेड बाय 3x। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मतलब ये हो गया 2i बाय 3, इधर से आपको जा रहा है 2i बाय 3 एंड इधर से जो आपको करंट जा रहा है वो आपको जा रहा है कितना स्टूडेंट्स, I बाय 3। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, वेरी गुड। अभी आप यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैं बोला था जो करंट जा रहा होगा वो यहां पे आपको रखना है। n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज 2r। r क्या है, रेडियस, डेफिनेटली रेडियस। तो हम लोग यहां पर थीटा का वैल्यू ये वाला लेंगे एंड उसके आधार पर चीजों को विजुअलाइज करेंगे। तो आप यहां पर मुझे एक बात समझा दो, ये जो करंट जा रहा होगा, ये जो करंट जा रहा होगा इस वाले करंट के लिए यहां पे अगर पोजीशन वेक्टर लेते हो, इस वाले करंट के लिए अगर यहां कहीं पे पोजीशन वेक्टर लेते हो लाइक दिस, अगर आप यहां पे पोजीशन वेक्टर लेते हो तो आपको करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है एंड पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में अपने पाम को ओपन करना है। ये कहां लेके जा रहा है स्टूडेंट्स, अंदर की ओर। वेरी गुड। यहां पर ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो कैसा है, क्रॉस। एंड जो नीचे की ओर आ रहा है, मतलब नीचे की ओर जो आ रहा है वो किस प्रकार का है, वो ऐसा है। एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का है। तो मैं बोला कि करंट इस तरीके से जा रहा है और यहां हमें ओपन करना है, तो कहां की ओर आएंगे हम लोग, बाहर की ओर आएंगे। यस स्टूडेंट्स, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने जा रहा है ये चीज समझने में कि दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। कितने एंगल पर है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री पर है। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगा, a माइनस b, a माइनस b। जब 180 डिग्री का बात हो रहा होगा तो डेफिनेटली दो वेक्टर को हम लोग समअप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a माइनस b। वेरी गुड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड माइनस इसका मैग्नेटिक फील्ड करना है हम लोगों को। और एक और चीज, ये जो पार्ट है, ये हम लोगों का 1/3 पार्ट है। तो डेफिनेटली ये जो पार्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120। एंड ये जो साइड है ये हमारा एंगल कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बता दो। ये जो साइड है इसका एंगल कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बिकम 240 डिग्री एंड दिस विल बिकम 120 डिग्री। तो मैं बोला कि अगर B1 का बात किया जाए तो डेफिनेटली B1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू नॉट I, एंड I की जगह पे आप क्या रखोगे, 2i बाई 3। दिस विल बिकम 2i बाई 3 म्यू नॉट I अपॉन, अब यहां पे बताओ, हम लोग अभी अभी इस चीज को देखें कि म्यू नॉट I अपॉन 2r इंटू थीटा बाई 360 करना है। तो यहां पे आप लोग लिखोगे 2r इंटू 120 बाई 360। सिमिलरली आप लोग B2 में लिखोगे म्यू नॉट I बाई 3 बाई 2r एंड इंटू 240 बाई 360। यस, ये आप लोगों को बात समझ में आ गई है। यस, वेरी गुड। तो मैं बोला 120 को 2 टाइम्स, 120 3 टाइम्स, मतलब 2 बाई 3। इज दिस क्लियर, वेरी गुड। और मैं यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बताओ आप, म्यू नॉट I बाई 9r। क्लियर है स्टूडेंट्स, यस, वेरी गुड। एंड B1 का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, ये इसको 3 टाइम्स में कट कर दे रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल अगेन बिकम म्यू नॉट I बाई 9r। आप मुझे एक बात समझाओ जरा, मैं अभी अभी बताया था कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 180 डिग्री बना रहा है, नेट वैल्यू विल बी a माइनस b। मतलब यहां पर B1 माइनस B2 करोगे तो नेट वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा बताओ, दोनों का तो सेम वैल्यू है। तो नेट वैल्यू विल बिकम व्हाट, B नेट विल बिकम 0। आया ना मजा, आया मजा। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, बहुत आसान से बहुत मजेदार। तो चलो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और
इसके आगे के पार्ट्स को भी हम लोग कवर अप करते हैं। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आते हैं यहां, देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हम लोगों को पता करना है, क्या पता करना है स्टूडेंट्स, कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इस चीज को आप लोगों के सामने रखने से पहले याद दिलाना चाहूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी की कहानी, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। ये हम लोगों का लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लैम्डा। एंड मैं ये कह रहा हूं कि इतने से डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस पर अगर हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन निकलता था। एक जो कि पैरेलल टू द दैट इन्फिनिटली चार्ज वायर था, या फिर आप लोग कह लो कि चार्ज रॉड था। तो एक तो इस डायरेक्शन में होता था और एक इस डायरेक्शन में होता था, राइट। मैं तुमसे पूछूं कि इस डायरेक्शन का जो फॉर्मूला लिखते थे वो क्या था स्टूडेंट्स, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही था स्टूडेंट्स, राइट। मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूं तो। एंड सिमिलरली जो पैरेलल वाला जो कंपोनेंट आता था, दिस वाज ई परपेंडिकुलर, एंड जो पैरेलल वाला कंपोनेंट आता था ई पैरेलल, दैट वाज नथिंग बट k लैम्डा बाय r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, राइट स्टूडेंट्स, राइट। और यहां पर हम लोग बहुत गौर से इस चीज को पढ़े थे। वो क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, कि अगर हम लोग ऊपर से कोई एक पॉइंट का हम लोग रेफरेंस लें, तो यहां पर नीचे की तरफ अगर आप लोग ले रहे हो थीटा 1, ऊपर की तरफ आप लोग ले रहे हो थीटा 2, सो इट विल बी रिटन एज थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। तो यहां पर का जो कंडीशन होने जा रहा है वो देखो क्या है, कि k आपका वहां पे कांस्टेंट था, यहां पे वो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जो काम वहां लैम्डा कर रहा था वो काम यहां I करेगा। और R जो था दैट वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर। ये हमारा क्या था, D परपेंडिकुलर। तो सिमिलरली ये R जो होगा दिस इज अगेन D परपेंडिकुलर। तो आप लोग इस बात को समझ लेना कि इस चीज को इससे रिप्लेस कर दो एंड यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, k की जगह पे रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यस सर रख दिया। लैम्डा की जगह पे I रख दो, यस सर रख दिया। r की जगह पे आप r रख दो एंड इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। इट इज एज सिंपल एज what we studied in electrostat। yes students, so मैं आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला मेमोराइज आप लोगों के लिए आसानी से हो सकता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आप लोगों के पास आता हूं।
यस स्टूडेंट्स, सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूं एंड 1 सेकेंड, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर का बात हो रहा था और ये फाइनाइट लेंथ है। दिस वन इज फाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट लेंथ का कंडीशन है। इनफाइनाइट तो हम लोग निकालते हैं, ये फाइनाइट लेंथ का कंडीशन है। तो मैं आप लोगों को अब एक काम करता हूं, क्योंकि मेरे इस लेक्चर को क्लास 12 बोर्ड के लिए जो अपियर होने वाले स्टूडेंट्स है वो भी देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं ये डेरिवेशन करूंगा एंड यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट व्हिच आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, so that you could be having a very good idea how to memorize the derivation and how to just go through each and every step, so that you are not going to forget either of the part of that particular derivation. So let us start from that part. तो मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं एंड मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। देखो मैं बोला क्या कि स्टूडेंट्स देखो यहां पर अगर मैं मान लिया कि ये एक वायर है एंड इस वायर से कुछ दूरी की बात हो रही है जो कि R है, जो आप लोग देखे थे फॉर्मूले में। यस, वेरी गुड। मैं बोला कि आप लोगों को तो ये याद ही होगा कि मैं ऊपर से जो पार्ट है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं क्या, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं 5-1, क्लियर। एंड मैं बोला क्या कि स्टूडेंट्स आप कुछ मत करो, एल डिस्टेंस पर जाकर आपको लेना है क्या स्टूडेंट्स, डीएल एलिमेंट। आपको लेना है डीएल एलिमेंट, एल दूरी पर जाकर आपको लेना है डीएल एलिमेंट। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं ये कि देखो जैसे हम लोग ऊपर में एक एक्सट्रीम एंड से बात किए, वैसे ही नीचे में भी हम लोग एक एक्सट्रीम एंड से बात करेंगे यहां से। तो यहां से जैसे हम लोग बात करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली 5-2 एंड अगर मैं इसको यहां से इस पॉइंट को जोड़ दूं तो मैं ये पॉइंट को मान रहा हूं क्या, थीटा पे जाकर डी थीटा लिया गया है। दिस वन इज थीटा, थीटा पे जाके हम लोग डी थीटा लिए, दिस वन इज डी थीटा। क्लियर? हम लोग क्या किए, एल से जाकर डीएल लिए, एल पर जाकर डीएल एलिमेंट गए, एल पर जाकर जो डीएल एलिमेंट गए उसमें हम लोग थीटा पे जाकर डी थीटा एलिमेंट तक गए एंड इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 5/2, मतलब 5-2 बिलो दिस लाइन एंड अपसाइड इट इज गोइंग अप टू 5-1। क्लियर है ये पॉइंट? वेरी गुड। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें हो क्या रहा है फ्रेंड्स, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस बार क्या फ्लो कर रहा है फ्रेंड्स, करंट फ्लो कर रहा है। यस, वेरी गुड। और मैं तुमसे बोला कि ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये अगर करंट है तो डेफिनेटली यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी क्रॉस एंड इट विल बी इनवर्ड। यस स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बोला क्या कि dv विल बी रिटन एज आई dl साइन ऑफ थीटा एंड थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर, राइट। तो करंट एलिमेंट ये है और ये रहा पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है फ्रेंड्स, 90 माइनस थीटा। सो राइट इट डाउन हियर, 90 डिग्री माइनस थीटा एंड अपॉन r स्क्वायर, दिस वन इज r, दिस वन इज x एंड ये हमारा l है। वेरी गुड। अब आप ये मुझे बताओ बाई r स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स? यस, वेरी गुड। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस चीज को यहां पे लिखा जा सकता है आई dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यस सर। अब दो विकल्प हैं आपके पास, एक ये कि या तो आप थीटा को l के टर्म में लिख दो, क्लियर, और या फिर आप लोग dl को थीटा के टर्म में लिख दो।
हम लोग इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वाला जो कंडीशन है वो वहां पर भी किए थे और यहां पर भी कर रहे हैं। हम लोग एल को थीटा के टर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सर? इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो थीटा वेरी कर रहा है। यहां पर जो इतू सा डीएल एलिमेंट था वो यहां पर कुछ और एंगल के साथ था, यहां कुछ और एंगल के साथ था, यहां किसी और एंगल के साथ था। सो द एंगल इज वेरिंग, तो हम लोग इसीलिए एंगल का ही डिफरेंस ले रहे हैं। तो अभी आप यहां पर ध्यान देना, यहां देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर ये बात कहूं कि आइडियल cos थीटा बाई आर स्क्वायर में, मुझे एक बात समझाओ, cos थीटा क्या हो जाएगा? b बाई एच एक्स अपॉन आर, तो डेफिनेटली r विल बी रिटन एज x अपॉन cos थीटा। यस, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। एंड देन आफ्टर मैं आपसे बोलूंगा कि डीएल के बारे में बात किया जाए। डीएल के बारे में अगर बात किया जाए तो एल और एक्स का हम लोग कंडीशन ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी एल अपॉन एक्स। तो आप मुझे ये समझाओ जरा कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू x tan थीटा। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर आप दोनों ही साइड को आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम लोग पाएंगे क्या? वी गेट dl upon d theta will be written as x d tan theta by d theta, and it will be nothing but dl is equals to x sec square theta d theta। वेरी गुड, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं dl को भी रिप्लेस कर सकता हूं एंड साथ ही साथ r को भी रिप्लेस कर सकता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो देखो हम लोग लिखते हैं db will be written as I इंटू dl क्या निकाले हुए? x इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या लिखे हो आप लोग? r स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा विल बोथ गेट कैंसिल्ड आउट। यस, वेरी गुड। And now we are writing it here, I into x into ये x जो है ये हमारा इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो डेफिनेटली आप यहां पर समझो इस बात को, ये x इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो यहां पे आप लोग लिख रहे हो क्या? I upon x and here it will be nothing but cos थीटा d थीटा। एक जो भूल हो गई मुझसे वो ये है कि यहां पर मैं जो पार्ट था जो मुझे लिखना रह गया था वो मैं लिख दे रहा हूं अभी। यहां ध्यान देना, वो देखो क्या था, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। राइट स्टूडेंट्स? तो डेफिनेटली यहां पर भी आप लोग लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड सिमिलरली आप लोग यहां पर भी लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो देखो आप यहां पे लिख रहे हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई and it becomes cos theta d theta। yes, very good। अब आप देखो I भी वेरी नहीं कर रहा और x भी वेरी नहीं करेगा, ये जो डिस्टेंस है वो तो वही का वही है। yes, वेरी क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? थीटा वेरी कर रहा है। तो मैं लिखूंगा क्या? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद इन द लिमिट। अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, विद इन लिमिट वी गेट। अब देखो क्या मिलेगा हमें, dv। तुम्हें क्या लग रहा है क्या मिलेगा? देखो यहां हम लोगों का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर कर दिया गया, आई भी बाहर किया गया एंड एक्स भी बाहर किया गया। अंदर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसको? cos थीटा d थीटा को। कहां से कहां? -5 2 से 5 1 तक, y 5 2 से 5 1 तक।
नीचे वाले एंगल को हम लोग माइनस में कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर वाले एंगल को प्लस में कंसीडर कर रहे हैं, दैट वे वी आर राइटिंग इट हियर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे सामने निकल के आ रहा है दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स एंड इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। सो स्टूडेंट्स ये आपके सामने जो ऑब्जर्वेशन आया है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसके ही आधार पे हम लोग इनफाइनाइट वायर का भी कंडीशन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ सेमी इनफाइनाइट वायर के भी कंडीशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये मैं होप करता हूं कि आपको ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस डेरिवेशन को डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो। सो यहां तक का जो पार्ट आप लोग देख रहे हो इससे आगे हम लोग अब बढ़े एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं वापस उस पुराने वाले स्लाइड पे आ रहा हूं, यहां ध्यान देना। मैं बोला फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो मैं थीटा 1 और थीटा 2 क्या लूं, सॉरी ये जो पार्ट था मैं थीटा 1 थीटा 2 मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं आगे के स्लाइड पे भी कोई ये गलती वहां तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। 5 1 5 वेरी गुड। तो मैं यहां पर थीटा 1 और थीटा 2 मान के चल रहा हूं। ऊपर वाला एंगल हमारा थीटा 1 है और नीचे का एंगल हमारा थीटा 2 है। तो चीजों को हम लोगों को विजुअलाइज कैसे करना है कि अगर मुझे इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, जिस भी पॉइंट पे निकालना होगा, अगर ये वायर यहां पर हो मान लो और मुझे यहां निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसे आप एक्सटेंड कर दो और यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो। पहला कंडीशन यह है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है आपको, बी परपेंडिकुलर। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। देन दोनों ही एक्सट्रीम एंड को आप इस पॉइंट से जोड़ दो, इस एंड को भी इस पॉइंट से जोड़ दो, इस एंड को भी इस पॉइंट से जोड़ दो। क्लियर है स्टूडेंट्स? जिस लाइन से आप अपर एंड को जोड़े हो उसका जो एंगल है दैट विल बी थीटा 1 एंड जिस लाइन से आप लोअर एंड को जोड़े हो उसका जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहलाएगा थीटा 2। तो मैं यहां पे कह रहा हूं, देखो यहां देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा 1 और ये जो एंगल है ये हमारा कहलाएगा थीटा 2। क्लियर? वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं वही कॉन्सेप्ट यहां इस वायर के लिए इस्तेमाल करूं, इस वायर के लिए अगर इस्तेमाल करूं, देखो यहां इस पॉइंट पे मैं पता करना चाह रहा हूं, तो देखो अगर ये तुम्हें समझ आ गया है तो ये तो तुम्हें समझ आ ही जाना चाहिए कि इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ये कहलाएगा डी परपेंडिकुलर। अपर एंड को आप इससे जोड़ दो एंड एक आप लोअर एंड को इससे जोड़ दो। अपर एंड को जो आप जोड़ोगे ये कहलाएगा थीटा 1, लोअर एंड को जो आप जोड़ोगे ये कहलाएगा हमारा थीटा 2। So this way we are going to find out the condition of theta 1, theta 2 and perpendicular distance. Clear? Very good. अब इस चीज के आधार पे हम लोग यहां पर बात करेंगे for infinite length wire। अगर infinite length का बात कर रहे हैं और ये हमारा वायर है, इसको infinite करना है, तो मुझे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे ही हम एकदम आंखों के नजदीक लेके जाते हैं हम ऊपर के एंड को देख नहीं पाएंगे, लोअर एंड हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट कंडीशन। मतलब ऊपर भी हम लोग पाई बाय 2 से हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं और नीचे पाई बाय 2 से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, सो थीटा 1 विल बी कंसीडर्ड एज पाई बाय 2 एंड थीटा 2 विल बी कंसीडर्ड एज पाई बाय 2। अब आपको नीचे के एंगल को माइनस नहीं लेना,
इसलिए नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डेरिवेशन में वो माइनस लेकर ही डेरिवेशन तो पता किए थे। तो अब यहां पे आप इस चीज को पुट कर दो। यहां पुट जैसे ही आप करोगे कि b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड इनटू sin 90 प्लस sin 90 प्लस sin 90, तो sin 90 इज डेफिनेटली 1 प्लस 1 इज 2, तो ये निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। डेफिनेटली आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंडीशन था वहां हम लोग क्या इस चीज को क्या लिखते थे ये बताओ आप लोग, 2k लैम्डा बाई आर। वेरी गुड, 2k लैम्डा बाई आर, और यहां पे आ जाएगा वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आपको बस मैं वही चीज बोल रहा हूं ना, k को वहां पर जो k था उसको आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस करो और लैम्डा को आप लोग i से रिप्लेस कर दो। जो कंडीशन आएगा वो एग्जैक्टली वही कंडीशन निकल के आएगा जो आप यहां पर देख रहे हो। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैट का अगर आपको फार्मूला कमांड है तो इस चैप्टर का जो फार्मूला है वो काफी इजी आपके लिए होने जा रहा है। वेरी गुड, आप लोग इस पर्टिकुलर पार्ट के स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, अब बहुत जल्दी बॉम्बार्डिंग शुरू होने जा रहा है न्यूमेरिकल्स का, तो स्टे हेल्दी, स्टे काम, स्टे पीसफुल, सो दैट कि हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो फाइटिंग कर सकें। तो ये फाइटिंग करने के लिए आपके सामने बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और साथ ही साथ सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। अब यहां ध्यान दो, यहां पर ये जो कंडीशन है, अब मैं अगर ऑब्जर्वेशन के लिए मैं इस पर्टिकुलर जो वायर है इस वायर को अगर मैं यहां पे रख दूं, मतलब मेरे आंखों के जस्ट सामने ये लोअर एंड आ गया, तो ये जो हमारी आंखें हैं वो हमें क्या, मुझे आंखों को घुमाना पड़ रहा है, किसी एंगल पे इसे रोटेट करना पड़ रहा है? नहीं। तो ये एग्जैक्ट सेम लाइन पे आ गया, मतलब दिस एंगल विल बी कंसीडर्ड एज 0 एंड ऊपर हम लोगों को इनफाइनाइट बना देना है सो दैट इट विल बिकम सेमी इनफाइनाइट। तो मैं अगर ऊपर को इनफाइनाइट बनाना चाहता हूं तो पाई बाई 2, तो डेफिनेटली किसी एक एंगल को आप लोग ले लोगे, ऊपर के एंगल को ले लो आप लोग पाई बाई 2 एंड नीचे के एंगल को आप लोग ले लो 0। तो मैं बोला कि हम लोग तो इस फॉर्मूला को जान रहे हैं क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 स्टूडेंट्स होता है 0, साइन 90 इज 1, सो इट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। Yes students, so this is the condition of magnetic field at that particular point। अगर ये सेमी इनफाइनाइट है तो अगेन यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस होगा, मतलब इनवर्ड होगा, दिस विल अगेन बी इनवर्ड एंड इसके आधार पे हम लोगों को पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा और इसे हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि अभी तक के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। लेट अस मूव अहेड। So students, here find field at point O, find field at point O। अब देखो ये सारे के सारे जो कंडक्टर्स हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि सारे के सारे जो वायर हैं वो फाइनाइट है? अगर फाइनाइट नहीं होंगे तो स्क्वायर कैसे बन सकेगा ये बताओ। स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो फाइनाइट वायर तो जरूरी है। वेरी गुड। और फाइनाइट के लिए हम लोगों के सामने जो फॉर्मूला था वो क्या था स्टूडेंट्स? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। यस, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बस ये करना है कि यहां से आप लोग ये पॉइंट को ड्रॉप किए और यहां हमारे सामने आ जाएगा क्या, थीटा 1, एक साइड हमारा हो जाएगा थीटा 2। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि
जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है, इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो किस तरफ है, बाहर की ओर है। ये जो हमारा वायर है, इसमें अगर हम लोग ऐसे मूव करें तो ये भी बाहर की ओर है, ये हमारा ऐसे है तो ये भी बाहर की ओर है, और ये भी हमारा बाहर की ओर है। मतलब सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आने वाला है वो आउटवर्ड है, इट इज आउटवर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड 90 बना रहा होता है, तो यहां पर बनेगा 45। अगर ये 45 है तो ये भी बन जाएगा 45। मतलब θ1 एंड θ2 विल बी नथिंग बट 45 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर क्या है स्टूडेंट्स? अगर ये एल है, अगर ये एल है तो ये जो हमारा आर है ये क्या बन जाएगा, एल बाई 2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये कि आर विल बी कंसिडर्ड एज एल बाई 2। तो डेफिनेटली यहां पे आप लिखोगे एल बाई 2, तो ये बन जाना है क्या, या आप लिखो एल बाई 2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, सो इट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, एंड हियर इट बिकम्स 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2. So this 2 and this 2 will get cancelled, and this becomes mu naught I upon root 2 pi L, and the direction will be outward. Is this clear all of you? Very good. So इसी तरीके से हम लोगों को ये सारी चीजों को, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको कुछ इसी तरीके से हम लोगों को डील करना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जिसे हम लोगों को करना है, यहां ध्यान दो। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे कि आखिर कैसे पता किया जाए ग्राफ के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B विथ डिस्टेंस r फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हमारा जो लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है स्टूडेंट्स, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का बात आ जाए तो ये किस नेचर को दर्शाता है, कौन सा नेचर ऑफ ग्राफ है ये? सो दिस इज डेफिनेटली हाइपरबोलिक ग्राफ। तो डेफिनेटली इसमें से कोई भी चेक करो जो हाइपरबोलिक है, दैट इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। आप लोग इसके साथ आगे बढ़े। यहां ध्यान दो स्टूडेंट्स, टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB and COD are perpendicular to each other and carry currents I1 and I2. This one is I1 and this one is I2. The magnitude of the magnetic induction at a point P at a distance D from the point O in a direction perpendicular to the plane ABCD. तो डेफिनेटली ये जो बात कर रहे हैं भाई साहब, ये बात कुछ इस तरीके का है। इस पॉइंट का बात हो रहा है, ये डिस्टेंस D पर है और दिस इज पॉइंट P। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि I1 और I2 के वजह से जो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को एज्यूम करो कि अगर ये बाहर की ओर होता, अगर ये बाहर की ओर होता, AOB ऐसा है, AOB ऐसा है, ठीक है, ये बाहर की ओर है। तो मैं अगर ये वायर जा रहा है और मैं बाहर की ओर का बात कर रहा हूं, बाहर की ओर,
तो मैं वहां पे अगर ये पॉइंट को रखूंगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा स्टूडेंट्स? नीचे की ओर। वेरी गुड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो नीचे की ओर। और कुछ इसी तरीके से अगर हम लोग सीओडी के बारे में देखें तो देखो सीओडी का जो कंडीशन है वो कैसा है, ऊपर की तरफ है वायर और हम लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ वायर और बाहर की ओर तरफ देख रहे हैं, तो ये इस तरफ जाएगा, मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो यहां ध्यान देना, ये कुछ इस तरफ जा रहा है, ये सीओडी के वजह से इस तरफ एंड एओबी के वजह से इस तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन है स्टूडेंट्स? माइनस जे कैप। और ये कौन सा डायरेक्शन है स्टूडेंट्स? आई कैप। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे होंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे पता करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो कुछ उसी प्रकार का कंडीशन यहां पे अप्लाई करना है मुझे। अगर दोनों को इनफिनाइट वायर मान लिया जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो दिस इज डी एंड डेफिनेटली इनसाइड द ब्रैकेट ये हम लोगों को आई कैप, पॉजिटिव आई कैप माइनस जे कैप। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट कि ये I1 और I2 के टर्म में है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखें। देखो ये हम लोगों के सामने हो गया ये D, ये हमारा I1। तो I1 कौन सा था? COD वाला, सॉरी AOB वाला I1 था, तो माइनस जे कैप प्लस सीओडी वाले का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी एंड सीओडी का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आई कैप। सो दिस बिकम्स पॉजिटिव आई कैप। अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, तो मैं इसका जो मैग्नीट्यूड लूंगा वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स रूट अंडर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर। अब ध्यान दो, ये दोनों को ही जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि ये दे किस टर्म में रहा है। ओके, तो यहां पर ये I1 है और ये हमारा I2 है, तो ये जब बाहर आएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी बाहर आ जाएगा। सो डेफिनेटली यहां आप लोग देखो क्या है ये देखो ये हमारा I1 है, ये I2 है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी यहां आप लोग लिखोगे एंड इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो दिस वे आप लोग इसको चेक करो कि कौन सा है ये। सो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्व करना है मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी गिवन अरेंजमेंट की वजह से। क्लियर? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट अस मूव अहेड। Here it is a current of I ampere is flowing in an equilateral triangle of side A. The magnetic induction at the centroid will be. तो आप लोगों को ये रहा मेरे तरफ से एक बहुत अच्छा सा सगुफा। दिस इज होमवर्क। करना कैसे है ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हम इसे सेंट्रॉइड के आधार पर पता करना चाह रहे हैं। ये हमारा कुछ ऐसा कंडीशन है, इधर भी 60 डिग्री एंगल है, इधर भी 60 डिग्री एंगल है एंड डेफिनेटली ये हमारा ए, ये ए और सॉरी ए कैसे, हाँ स्टूडेंट्स यहां ध्यान दो,
ये हमारा ए, ये ए और ये रहा ए। क्लियर? यस। अब हम लोगों को ये मालूम है कि ये हमारा a/2 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ये स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा a/2। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो tan 30 इज इक्वल टू p/b। तो p निकाल ले सकते हो। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो जैसे आप लोग p निकालोगे तो आपके सामने आपको ये समझ में आ रहा होगा कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका भी बाहर की ओर, इसके भी बाहर की ओर, इसका भी बाहर की ओर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड लाइक दिस। एंड इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। अगर ये वायर 1, वायर 2, वायर 3 सभी का मैग्नेटिक फील्ड एक ही जैसा आना है 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। आप लोग I1 का मैग्नेटिक फील्ड पता करो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर यू गाइस। आप लोग इसको डेफिनेटली ट्राई करना। लेट अस मूव अहेड। यहां अब देखो, a square frame of side L carries a current I. The magnetic field at its center is B. The same current I is passed through a circular coil having the same perimeter as the square. The field at the center of the circular coil is B. The ratio of B to B dash. मैं इसे भी आप लोगों को होमवर्क दूंगा। This is again going to be the homework. करना क्या है फ्रेंड्स, सर्कुलर कॉइल और स्क्वायर का पेरीमीटर अगर सेम है तो सर्कुलर कॉइल का पेरीमीटर 4 पाई r। क्लियर? एंड जो स्क्वायर का जो आपको पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 4 टाइम्स साइड ऑफ a। तो आप लोग a का वैल्यू निकाल ले सकते हो या फिर r का वैल्यू निकाल ले सकते हो। उसको आप लोग पुट करके जिस तरीके से स्क्वायर का कंडीशन निकाले हैं वैसे आप स्क्वायर का बात कर लो मैग्नेटिक फील्ड का, और जिस तरीके से सर्किल का पता किए थे वैसे सर्किल का पता कर लो, एंड दोनों का आप लोग रेशियो पता कर लो। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर यू गाइस। और हाँ, जहां कहीं भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया और इसमें आपको री एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, डेफिनेटली यू जस्ट पिंग मी अप देयर इन द कमेंट बॉक्स so that I will again come up with the solution of that question. Clear students? चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, this part is very important। बहुत अच्छा सा पार्ट है, हम लोग इस पार्ट को कवर करते हैं अभी। देखो, two long parallel wires are at distance 2d apart. They carry steady equal currents flowing out of the plane of the paper as shown. The variation of the magnetic field B along the line XX dash is given by। देखो यहां पे ये हमारा एक वायर करंट कैरिंग वायर और ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है फ्रेंड्स वो क्या है बताओ। दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 2d। दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 2d। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं, इसको आप लोग समझ लो। ये हमारा एक वायर करंट कैरिंग वायर, दिस इज करंट कैरिंग वायर। ये हमारा I है, दोनों ही I हैं, दोनों का जो I का वैल्यू सेम है। तो इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप है और इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप है इसमें अगर हम लोग ऐसे बात करें तो इधर की ओर ऊपर की ओर जाएगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर आएगा। क्यों आएगा सर? बिकॉज टेंजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड विद द सर्कुलर लूप। यस, वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहां पर का बात करें तो यहां पर ऊपर की तरफ और यहां हमारा नीचे की ओर आएगा स्टूडेंट्स। मैं अब इस दोनों ही को ऐसा करता हूं कि दोनों को अलग अलग थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट इस डायग्राम को मैं नीचे लेके आ रहा हूं एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द
एनालिसिस। अब यहां पर देखो, ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा एक लाइन है स्टूडेंट्स। सेम वे यहां पर इसके लिए भी एक लाइन है। अब आप इसको विजुअलाइज करो कि आप लोग ये तो जान रहे हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी घटते जाता है। तो ये इंटेंसिटी इसका घटेगा घटेगा घटेगा, कुछ इस तरीके से घट रहा है। सिमिलरली यहां पर इसकी इंटेंसिटी घटेगी 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 लाइक दिस। सिमिलरली यहां पर इसकी इंटेंसिटी भी घटेगी 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 एंड घटेगी। एंड सेम वे यहां पर भी इसकी इंटेंसिटी घटेगी 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 और घटेगी एंड घटते जाएगी। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। कहां आपको लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड, मतलब आपको किस ऐसे पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो सकता है? ये आप बताओ। यस। सो इस दोनों के बीच में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और इस तरफ जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा है और इस तरफ का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। अब इस चीज को आप लोग विजुअलाइज करो और सेम वे हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं जो यहां था। यहां देखो, ये हमारा कुछ जीरो हो जाना चाहिए, बीच वाला जीरो हो जाना चाहिए, बीच वाला जीरो हो जाना चाहिए और ये ऐसा और इस साइड नीचे की तरफ। वेरी गुड। तो ये हमारा जो कंडीशन है ये हमारा होल्ड ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों को विजुअलाइज करना है ऐसे क्वेश्चन के ग्राफ पैटर्न। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। So last question, this one it is। मैं अब बायोट सवार्ट लॉ और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल वाले पार्ट को कवर अप करने के बाद कल के क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे मूव ऑन करेंगे और एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ मैं आऊंगा आपके सामने ताकि आप लोगों को एम्पियर्स लॉ क्लियर हो जाए एंड देन वी विल मूव अहेड। यहां ध्यान दें, यह हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है, साइड हमारा एल है। आप लोगों को यही क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रोस्टैट में भी करा चुका हूं। आप लोग थोड़ा सा टाइम लो और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सो स्टूडेंट्स, यहां पर का जो कंडीशन है इसको अगर हम लोग बात करें तो ये किस तरीके से होना है ये देखो आप। ये सारी की सारी एंगल्स बना रही होंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पे 360 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। और अगर आप इसको 6 पार्ट में बांट दो तो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो यहां पर ये बनाएगा ये 30 डिग्री एंड दिस साइड इट विल बिकम 30 डिग्री। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। मैं बोला कि करंट को किसी भी तरफ फ्लो करा दो, इस तरीके से आप लोग फ्लो करा दो। चलो इस तरीके से हम लोगों ने फ्लो करा दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि सर इसका ये बता दो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं बोला कि भाई अगर ये L है तो यहां से यहां की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? L/2 हो जाएगी क्या? यस सर, हो जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये बता सकते हो कि ये जो एंगल है ये एंगल क्या हम लोग लिख सकते हैं? 60 डिग्री। यस। तो tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। B कितना है स्टूडेंट्स? L/2। तो डेफिनेटली यहां पर ये जो 60 डिग्री है वो कितना होता है? √3। तो P becomes √3L/2। सो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि θ1 इज नथिंग बट 30 डिग्री, θ2 इज नथिंग बट 30 डिग्री एंड कितने साइड है ऐसे? 1 2 3 4 5 6। सभी का क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है? देखो सभी का मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में? यस। सारे के सारे बाहर की ओर आ रहे हैं और सारे एड अप हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिटन एज 6 टाइम्स ऑफ μ0I अपॉन 4 पाई एंड डी कितना हम लोग ले रहे हैं? √3L/2।
and into sine of 30 plus sine of 30. So this becomes what? Is equals to 6 into 2 mu naught I upon 4 pi root 3 times of L into 1 by 2 plus 1 by 2. So 1 by 2 plus 1 by 2 becomes 1. तो ये 2 टाइम्स में कट हो गया एंड ये इसको 3 टाइम्स में कट कर देगा और ये रूट 3 इसको रूट 3 टाइम्स में कट कर देगा। मतलब आप ये बताओ मुझे ये क्या आंसर हो जाएगा? रूट 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल। सो दिस इज बी एंड इट विल बी आउटवर्ड। अगर हम लोग ये करंट का डायरेक्शन लेते हैं तो सो दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू हेक्सागन। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो एंड आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। जो होमवर्क दिया हूं वो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना है। मैं पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में लिख दूंगा, आप उसे डाउनलोड करोगे और ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट करके कल हमारे साथ जुड़ोगे कल के सेशन में। मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप कल के भी क्लास में हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि हम लोग इससे जुड़े बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए आज के सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।